हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.5 प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को यहां पर हम पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि कोण BOC 30 अंश के बराबर है तथा कोण AOB 60 अंश के बराबर है। फिर आपको आगे बोला गया है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस चित्र को यदि समझ लें इस भाषा के हिसाब से, तो ये आपके पास एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है आपके पास। फिर बोला गया कि तीन बिंदु ABC आप देख सकते हैं इस प्रकार हैं कि कोण BOC, देखिए ये वाला कोण 30 अंश है और कोण AOB ये कोण आपके पास 60 अंश है। और आपसे एक बोला गया है कि ABC ये तीन बिंदुओं के अतिरिक्त एक बिंदु D स्थित है। ABC वाले चाप के अतिरिक्त ये देखिए D बिंदु है, तो आपको कोण ADC अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि अगर आपको कोई भी एक वृत्त दिया है तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लीजिएगा ये वृत्त का केंद्र है O। अब ये देखिए कोई बिंदु है P, ये है कोई बिंदु Q। तो अब आप P से यदि O को जोड़ दें और O से Q को अगर आपने जोड़ दिया तो आपके पास ये एक तरीके से बनेगा। तो अगर मान लीजिएगा आपके पास ये कोण X है, तो अब यदि हम इस चाप PQ पर इस PQ चाप के अलावा कोई अन्य बिंदु लें, जैसे मान लीजिएगा अगर आपने ये वाला बिंदु लिया, मान लीजिएगा बिंदु R है, तो अब यदि आप P से R को जोड़ेंगे और Q से R को जोड़ेंगे, तो देखिए मैं P से R को जोड़ता हूं, P से हमने R को जोड़ दिया और Q से R को जोड़ा। तो अब ये देखिए कि जो केंद्र पर बनाया गया कोण X है और परिधि पर कोई बिंदु है R, ये कोण आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखें कॉन्सेप्ट हमेशा ये कहता है कि परिधि पर बनाया गया कोण अर्थात कोण PRQ है, क्योंकि देखिए P और Q ये दोनों बिंदु फिक्स हैं। तो कोण PRQ हमेशा केंद्र पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। तो दो गुणा कोण POQ आएगा, अर्थात देखो कोण POQ तो X था, तो कोण PRQ आपके पास 2x हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, अगर हम इस R के अलावा कोई और बिंदु मान लीजिएगा यहां पर ले लेते, जैसे अगर मान लीजिएगा हम एक अन्य बिंदु ले लेते, मान लीजिएगा S बिंदु हमने मान लीजिएगा यहां पर लिया, तो अगर अब आप P से S को जोड़ें, तो देखिए अगर हम P से S को जोड़ें और फिर यदि हम देखिए Q से S को जोड़ें, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। आपने अभी क्या किया कि P से और Q से S को जोड़ दिया, तो अगर आप अब भी ये वाला कोण निकालेंगे तो ध्यान रखें वो कोण आपके पास बराबर ही आएगा। तो कोण PSQ भी आपके पास केंद्र पर जो कोण बनाया गया है कोण POQ उसका दो गुना आएगा, अर्थात 2x ही आएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहता है। एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ध्यान रखें परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा केंद्र पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न पर यदि हम आए तो आप देखो कि बिंदु A और C फिक्स हैं। फिर आपने देखिए केंद्र पर एक कोण बनाया, अगर कोण AOC यदि आप निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र के हिसाब से कोण AOC निकाल लेते हैं। अगर हम इस प्रश्न पर आए तो कोण AOC है आपके पास कोण AOB प्लस कोण BOC। अब आप देखो कि कोण AOB आपको पहले से दिया हुआ है 60 अंश और कोण BOC 30 अंश है। तो यहां से आप देखो ये आपके पास आ जाएगा कोण AOB, ये देखो आपके पास हो गया 30 अंश प्लस 60 अंश। यहां पर कोण AOB 60 था, कोण BOC 30 था, तो ये 90 अंश हो गया। तो यहां से कोण AOC आपके पास आ गया 90 अंश। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, हमेशा केंद्र पर बनाया गया कोण दो गुना होता है। तो केंद्र पर बनाया गया कोण ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो कोण PRQ आपके पास x/2 आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास कोण POQ
2 गुणा कोण पी एस क्यू हो जाएगा, तो कोण पी एस क्यू आपके पास x बटे 2 आ जाएगा। तो केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा 2 गुना होता है। अब यहां पर आप देखो A और C वो बिंदु तो फिक्स हैं, लेकिन आपने परिधि पर अब एक बिंदु D ले लिया है। तो यहां से अगर आप अब कोण ADC देखें तो आपने सीखा है कि केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा 2 गुना होता है। केंद्र पर बनाया गया कोण है आपके पास कोण AOC, तो कोण AOC 2 गुना हो जाएगा कोण ADC के। अब चूंकि आपको तो कोण ADC निकालना है, तो आप लिखोगे 1/2 गुणा कोण AOC, तो 1/2 कोण AOC आप देख सकते हैं 90 अंश है आपके पास, तो आप इसको कर दोगे यहां पर, तो आपके पास ये 45 अंश आ जाएगा। तो आपसे कोण ADC का मान पूछा गया था और आपने कोण ADC का मान आसानी से ज्ञात कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आकृति बनाएं, क्योंकि यदि आप आकृति बना सकेंगे तो आपके पास ये प्रश्न काफी आसान हो जाएगा। तो मान लीजिएगा हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त का ये देखिए कोई भी केंद्र है O। अब बोला गया है कि मान लीजिएगा इस वृत्त की कोई भी त्रिज्या यदि r होती तो उस r दूरी के बराबर इस वृत्त की कोई भी एक जीवा आप सबसे पहले बना दीजिएगा। तो यहां पर यदि हम इस वृत्त की कोई भी जीवा बनाएं, ध्यान रखें उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने एक जीवा बना दी, तो देखो ये आपने इनको ज्वाइन कर दिया। तो अगर इस वृत्त की जीवा आपने ए बी बनाई है, तो ए बी तो त्रिज्या के बराबर आपने बनाई है जैसा प्रश्न में बोला गया था, और आप जानते हो ओ ए और ओ बी तो त्रिज्या है ही। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भुजाएं आपके पास बराबर हो जाएंगी। अब यहां पर आप ये ध्यान दो कि सबसे पहले तो हम दूसरा वाला भाग हल करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि दीर्घ चाप के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण आप ज्ञात करो। तो आप एक बात को गौर करेंगे कि ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है कोण AOB। तो कोण AOB यदि समबाहु त्रिभुज है तो आपके पास कोण AOB 60 अंश के बराबर आएगा। कोण BAO ये भी 60 अंश आएगा और कोण ABO ये भी आपके पास 60 अंश ही आएगा। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं, ये 60 अंश है। वैसे तो तीनों बराबर ही है लेकिन मैंने केवल इसको लिखा है अभी। फिर आपको बोला गया कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, तो आपने सीखा था दीर्घ चाप तब बनता है जब कोण आपके पास 180 अंश से अधिक हो जाए। तो देखो ये 60 अंश का कोण है, तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो कोण होगा बाहर वाला ये आपके पास 300 अंश हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 360 अंश होता है। 60 अंश इतना हो चुका है तो ये आपके पास 300 अंश आ गया, क्योंकि 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 आ गया आपके पास। इसका मतलब दीर्घ चाप आपके पास अगर कोई बिंदु P ये है तो APB वाला हो जाएगा। तो दीर्घ चाप आपके पास यहां से पता लग गया कि APB है आपके पास। इसका मतलब इस वाले दीर्घ चाप पर आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिएगा, चाहे आप P बिंदु ही लें चाहे कहीं भी कोई बिंदु ले लें। मान लीजिएगा आपने कोई बिंदु ये ले लिया Q वाला बिंदु, तो आपको बोला गया है इस Q वाले बिंदु पर क्या कोण बनेगा इस जीवा द्वारा। तो इसका मतलब आपको पहले A से Q को जोड़ना पड़ेगा। तो A से देखो हमने Q को जोड़ा और फिर देखिए आपको B से Q को जोड़ना होगा। तो देखिए आपने B से भी Q को जोड़ दिया। तो आपको बोला गया है कि ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि भले ही आपको देखने में कितना भी कोण लग रहा हो उससे तो मतलब होता ही नहीं, आपको तो पूरा गणितीय रूप में हल करना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हमने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है वो परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पर आप देखो A और B बिंदुओं द्वारा बनाया गया कोण AOB है, तो कोण AOB हमेशा 2 गुना होगा परिधि पर बनाए गए कोण के। परिधि पर आपके पास कोई बिंदु Q है तो कोण AQB का हमेशा 2 गुना हो जाएगा। अब आपसे तो ये वाला कोण पूछा गया कोण AQB, तो देखिए कोण AOB तो आपको पता लगा 60 अंश था, बराबर 2 गुणा कोण AQB आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोण AQB 60/2 कर देंगे आप तो 30 अंश के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो दूसरा वाला भाग हल कर दिया जिसमें आपने कोई बिंदु दीर्घ चाप पर माना है, तब आपने अंतरित कोण निकाला है। अब हम पहले वाले भाग पर बढ़ेंगे।
तो पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो लघु चाप देखिए अगर एपीबी एक दीर्घ चाप था तो लघु चाप तो आपके पास ये वाला चाप बचा। तो इस पर कोई भी आप यदि बिंदु ले लें, मान लीजिएगा आपने कोई बिंदु ये ले लिया बिंदु आर, तो अब आप यदि ए से आर को जोड़ दें और आर से बी को जोड़ दें, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो कोण ए आर बी होगा वो कितना होगा। तो आप एक बात ध्यान रखें कि अगर ए क्यू बी आर ऐसे आप सोचें तो ये आपके पास चार बिंदु आ रहे हैं और चतुर्भुज के चारों बिंदु हो गए क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है, और चूंकि ये चारों बिंदु इसी वृत्त पर स्थित हैं इसलिए चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो यहां से लघु चाप ए बी पर यदि कोई बिंदु आपने आर लिया तो आपने देखा कि आपके पास चार बिंदु हैं ए आर बी और एक बिंदु आपने देखो लिया था क्यू। आप देख सकते हो दीर्घ चाप पर आपने एक बिंदु लिया क्यू। तो आप देखो ये चारों बिंदु चूंकि वृत्त पर स्थित हैं तो आपको समझ में आएगा एक ये चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। तो चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे तो आपने सीखा था कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो यहां से देखो आमने सामने के जो कोण है, तो देखो जो कोण Q है और जो इधर कोण R है, तो आप देखोगे कि इसलिए कोण AQB प्लस कोण ARB ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि आपने सीखा था कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या आप बोल सकते हैं कि आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब ही ये होता है कि उनका योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से आपने देखो 180 अंश के बराबर कर दिया। अब आप ए क्यू बी तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये देखो 30 अंश आ गया प्लस कोण ए आर बी ये आपके पास 180 अंश के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कोण ए आर बी आपके पास हो जाएगा 180 अंश माइनस 30 अंश अर्थात 150 अंश। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का पहला वाला भाग हल कर दिया। मैं एक बार आपको दोबारा से उत्तर बता देता हूं। पहले वाले भाग अर्थात उसमें आपको बोला गया था कि जब आपने बिंदु लघु चाप पर लिया है तो अब आपके पास कोण 150 अंश आएगा, और दूसरे वाले भाग में आपसे बोला गया था कि जब आपने बिंदु दीर्घ चाप पर लिया है तब कोण आपके पास 30 अंश आएगा। अगर अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखें तो आपको यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर 100 अंश है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो यहां पर आपको कोण OPR ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए OPR आपके पास ये वाला कोण है, तो ये आपको ज्ञात करना है, और कोण PQR आपको बोला गया है देखिए 100 अंश है आपके पास। तो यहां पर सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम कैसे भी इस कोण O को ज्ञात कर लें, कोण POR को ज्ञात कर लें। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो आपके पास अगर मैं इस बिंदु को A बोल दूं तो जो चाप PAR है इस पर मैंने कोई भी बिंदु A ले लिया मान लीजिएगा, तो अगर हम A को मिला दें P से तथा R से, तो देखो P को A से अभी हमने मिला दिया, अब हम R से मिला देते हैं। तो जब आपने इनको मिलाया तो आपको समझ में आया कि PQRA आपके पास ये चार बिंदु हैं और ये चारों बिंदु मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं, और आपने देखा कि ये चारों बिंदु आपके पास इस वृत्त पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि PQRA एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है, और फिर आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं। इसका मतलब कोण PQR प्लस कोण PAR, आप देख सकते हो Q के सामने वाला कोण A वाला है, तो इनका योगफल आपके पास 180 अंश आना चाहिए, या आप बोल सकते हैं ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब ही होता है कि उनका योगफल 180 अंश हो। PQR आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है 100 अंश के बराबर, तो कोण PAR आपके पास हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश अर्थात कोण PAR आपके पास 80 अंश के बराबर हो जाएगा। तो आपने ये देखो बना दिया 80 अंश। फिर आप यदि देखें तो देखो PR आप देख सकते हैं P और R मिलकर ये बिंदु है, तो अगर आप देखोगे तो PR एक जीवा है। तो आपने देखा था कि यदि कोई भी आप एक फिक्स जीवा कर दें किसी वृत्त में तो केंद्र पर बनाया गया कोण हमेशा परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। तो इसलिए आपको समझ में आएगा कि
कोण POR हमेशा 2 गुना होगा परिधि पर बनाए गए कोण। तो देखो PR से परिधि पर उसी तरफ देखेंगे आप तो कोण A है, कुछ छात्र गलती कर देंगे, वो Q को ले लेंगे। नहीं, हमें क्या करना है कि जिस तरफ केंद्र होता है उसी तरफ एक लेना होता है दीर्घ चाप पर। तो देखो बिंदु A है आपके पास, तो ये कोण PAR का 2 गुना आपने कर दिया। फिर आप देखिए कि कोण POR, देखो आपके पास 2 गुना हो जाएगा कोण PAR, मतलब 80 अंश का 2 गुना। तो इस तरीके से कोण POR आपके पास 160 अंश हो जाएगा। तो देखो ये वाला कोण आपके पास 160 अंश हो चुका है। मैं यहां पर इसको इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान रखें। अब आपको तो कोण OPR ज्ञात करना है। तो आप देखो OP और OR ये आपके पास बराबर होंगे। सवाल उठता है आखिर क्यों बराबर होंगे? तो आप देखिए OP और OR हैं तो त्रिभुज की त्रिज्याएं ही, तो ये भुजाएं बराबर हो गई। और आपने देखा है कि यदि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण OPR और कोण ORP ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अभी हम त्रिभुज OPR में देखते हैं। OPR में आपने देखा कि OP बराबर OR आपके पास आ गया है, ये त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण OPR बराबर कोण ORP हो जाएगा। क्योंकि आपने सीखा है कि समान कोणों के सामने की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर अर्थात समान होती हैं। तो आपने वो कर दिया। अब यहां से आप देखो, आप तो जानते हैं त्रिभुज OPR में अगर तीनों कोण होंगे तो उनका योगफल तो 180 अंश आएगा। तो इसलिए अब देखो कोण OPR प्लस कोण POR प्लस कोण, यहां से आपके पास कोण OPR कोण ORP आपने लिख दिया, कोण POR प्लस कोण ORP ये तीनों मिलकर 180 अंश आपके पास होना चाहिए। अब ये देखो आप कि कोण POR आप देख सकते हो पहले ही आपने निकाला 160 अंश के बराबर है, तो आप यहां पर 60 अंश लिख दीजिएगा। और चूंकि ये दोनों कोण आपके पास बराबर हैं तो आप इनको कोण OPR दोनों को लिख सकते हैं। तो 180 अंश के बराबर हो गया, ये 160 अंश है आपके पास। तो इस तरीके से आप ये देखिए, देखो कोण OPR और यहां पर भी कोण OPR, तो ये आ गया 2 गुणा कोण OPR बराबर 180 अंश माइनस, देखो 160 अंश को यदि आप पक्षांतर करोगे दाईं तरफ तो 160 अंश यहां पर आ गया आपके पास। तो 2 गुणा कोण OPR आपके पास हो जाएगा 20 अंश के बराबर। और यदि आप 2 से इसको कैंसिल करें तो देखो आपके पास ये 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कोण OPR का मान आपके पास 10 अंश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपसे कोण OPR का मान ही पूछा गया था और उसको आपने आसानी से ज्ञात कर लिया है। अब देखो प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़े। यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कोण ABC 69 अंश अर्थात 69 अंश है और कोण ACB 31 अंश अर्थात 31 अंश है। तो आपको कोण BDC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए BDC ये वाला कोण है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। फिर आप देख रहे हैं कि आप यदि त्रिभुज ABC ले लें तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो कोण ABC में आप देखिए आपके पास 3 कोण कौन कौन से हैं, एक तो कोण ABC है प्लस कोण ACB भी है और कोण BAC है। तो ये मिलकर 180 अंश होना चाहिए आपके पास। तो आप ये देखिए कोण ABC आपको पहले से दिया हुआ है 69 अंश और कोण ACB आपको दिया हुआ है 31 अंश। तो 69 अंश प्लस 31 अंश आपने यहां पर किया प्लस कोण BAC किया आपने 180 अंश के बराबर ये। तो अब देखो कोण BAC प्लस देखो 69 प्लस 31 जोड़ोगे तो आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो ये बराबर 180 अंश होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास कोण BAC ये देखिए 90 को पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस 90 अर्थात 90 अंश ही आ जाएगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये आपके पास समकोण है अर्थात 90 अंश है। फिर आप यदि रिकॉल करेंगे तो आपने सीखा था कि ये कोण 90 अंश तब बन सकता है यदि ये अर्धवृत्त में बना कोण है।
क्योंकि आपने सीखा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अगर चूंकि ये समकोण है, इसका मतलब ये हुआ कि BC आपके पास एक व्यास हो जाएगा, क्योंकि यदि व्यास होगा तभी तो ये अर्धवृत्त बनेगा, तभी तो ये कोण A 90 अंश आएगा। इसलिए BC आपको समझ में आएगा कि व्यास आपके पास हो जाएगा। तो चूंकि आपने पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब कोण BAC देखो 90 अंश हो गया। तो अर्थात अब आप बोल सकते हैं कि BC इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब चूंकि BC व्यास हो गया, इसका मतलब अर्धवृत्त में तो एक तरीके से कोण D भी बनना है, तो ये भी आपके पास 90 अंश होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा पहले आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि यदि आपके पास देखिए एक वृत्त ये है और इस वृत्त का मान लीजिएगा ये कोई केंद्र है O। अगर हम कोई व्यास बनाए तो देखिए ये आपके पास मान लीजिएगा एक व्यास है जो कि इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। स्वाभाविक सी बात है, व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। तो अब आप कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये P और Q बिंदु है। तो अगर आप कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिएगा आपने R बिंदु ले लिया यहां पर, तो अगर आप PRQ ये कोण निकालेंगे तो ये 90 अंश ही आएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। अगर कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि क्या हम ये कोई एक बिंदु ले लें, मान लीजिएगा S, क्या हम PSQ निकालें, क्या वो भी 90 अंश होएगा? हाँ, वो भी बिल्कुल 90 अंश ही होगा, क्योंकि S भी एक अर्धवृत्त में बना कोण ही है। फिर यदि कुछ छात्रों को लगता है कि क्या हम यहां पर कोई एक बिंदु ले लीजिएगा, मान लीजिए T, तो क्या PTQ ये भी 90 अंश होगा? तो हाँ, ध्यान रखें ये भी आपके पास 90 अंश ही होगा, क्योंकि ये भी तो अर्धवृत्त में बना कोण ही है। तो ये आपके पास देखिए कॉन्सेप्ट था। तो अब आप यहां से देखो, चाहे आप A लो, चाहे D लो, चाहे कोई और बिंदु भी ले लें, जब आपको जैसे ही पता लगा कि BC एक व्यास बन चुका है, आपको समझ में आ जाएगा कि जो D वाला बिंदु है वो भी अर्धवृत्त में बना है। इसलिए आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि कोण BDC ये भी आपके पास 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ेंगे। यहां पर आपको बोला गया कि दी गई आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक वृत्त है, इसमें आप देखिए A, B, C तथा D 4 बिंदु हैं। और फिर आगे आपको बोला गया कि AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130 अंश है और कोण ECD आपके पास 20 अंश है। तो आपको कोण BAC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि AC आपके पास एक जीवा ये हो गई और BD वाली जीवा ये है आपके पास, ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु E पर। और बोला गया कि कोण BEC आप देख सकते हो 130 अंश है और कोण ECD ये देखो 20 अंश है आपके पास। BAC अर्थात ये आपको कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चूंकि आपको पता है कि BD आपके पास एक सरल रेखा है, अगर सरल रेखा है तो E भी तो इसी बिंदु पर, इसी रेखा पर एक स्थित एक बिंदु है। इसका मतलब E पर कुल बिंदु जो मिल रहे होंगे इस रेखा के द्वारा, तो वो 180 अंश बना रहे होंगे कोण। तो आप बोल सकते हैं कि कोण BED यदि सरल रेखा पर कोण होगा तो वो 180 अंश बनाएगा। तो देखिए अब इसको भी आप दो भागों में पृथक कर सकते हैं, कैसे उसको समझते हैं। देखिए कोण BED मतलब ये पूरा कोण, जिसमें कोण BEC आपके पास आ रहा है और देखिए आपके पास कोण CED आ रहा है, ये मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। फिर आप देखिए BEC ये तो आपको दिया हुआ है 130 अंश, तो आप इसकी जगह 130 अंश रखेंगे प्लस कोण CED मतलब ये वाला कोण आपको अभी पता नहीं है, तो आप इसको अभी ऐसे लिखोगे बराबर 180 अंश आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अगर आप अब कोण CED निकालेंगे तो देखो 130 को पक्षांतर करोगे दाईं तरफ, तो 180 अंश माइनस 130 अंश आप करोगे तो कोण CED आपके पास 50 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोण CED निकाल लिया, अर्थात ये कोण आपने देखो 50 अंश निकाल लिया। अब आप एक बात पर और गौर करो
कि आपके पास DEC एक त्रिभुज है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज DEC में आप देख सकते हो DEC मतलब ये वाला त्रिभुज है आपके पास। इस छोटे से त्रिभुज में आप देखो त्रिभुज कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप जानते हैं 3 कोण होंगे और उनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो यहां से आप देखो कि कोण DEC प्लस कोण DCE प्लस कोण EDC ये मिलकर तो 180 अंश ही होना चाहिए। तो DEC मतलब देखो 50 अंश है आपके पास, प्लस DCE आप देख सकते हैं 20 अंश है आपके पास, प्लस कोण EDC आपको नहीं पता तो आप इसको अभी ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा, बराबर 180 अंश हो गया। तो देखो ये मिलाकर आपके पास 70 अंश बना देगा। तो इस तरीके से देखिए 70 अंश प्लस कोण EDC आपके पास 180 अंश के बराबर हो गया। अब देखिए कोण EDC यदि आप निकालेंगे तो 70 को घटाएंगे यहां से पक्षांतर करके तो 110 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कोण EDC मतलब ये जो कोण है वो 110 अंश आ चुका है। अब आप एक बात गौर करिए कि BC एक जीवा है। BC यदि एक जीवा है तो आप जानते हैं एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, जो सिद्धांत है आपके पास प्रमेय है कि एक ही जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। समान होने का मतलब यह हुआ कि कोणों का मान हमेशा बराबर आएगा। ध्यान रखें जीवा फिक्स होनी चाहिए, एक ही जीवा हो और एक ही वृत्तखंड में चाहे आप कितने भी कोण बनाएं लेकिन वृत्तखंड एक ही होना चाहिए। तो यहां से आप ये बात गौर करिए कि BC यदि एक जीवा है और एक ही वृत्तखंड में है, देखिए बिंदु D और बिंदु A केवल एक ही वृत्तखंड में है, तो कोण BAC और कोण BDC तो बराबर होने चाहिए। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं यहां से कि कोण BAC बराबर कोण BDC होना चाहिए। फिर आप एक बात और गौर करेंगे, देखिए भले ही BDC हमने यहां पर लिखा है लेकिन BDC का मतलब तो यही कोण हुआ, या आप बोल सकते हैं EDC क्योंकि BD वाली रेखा पर ही E बिंदु है। तो BDC और EDC है तो बात सेम ही। EDC आप देख सकते हैं निकाल चुके हैं 110 अंश, तो वो BDC भी हो जाएगा 110 अंश। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोण BAC आपके पास देखिए 110 अंश ही हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि कोण BAC आपसे पूछा गया था और आपने उसको काफी आसानी से हल कर दिया है। बस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जितनी भी हम यहां पर प्रमेय इस तरीके से लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको ये कंठस्थ होनी ही चाहिए। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC का मान 70 अंश है, कोण BAC का मान 30 अंश है, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसके बाद आपको बोला गया कि यदि AB बराबर BCB हो तो अब आपको कोण ECD ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी आपके पास एक आकृति नहीं है, तो सबसे पहले आप एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात एक रफ आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, तभी तो आप चक्रीय चतुर्भुज बना पाएंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ही ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। तो यहां पर देखिए अगर हम एक बिंदु ये A मान लेते हैं, एक ये बिंदु मान लीजिएगा हम B मान लेते हैं, इस तरीके से मान लीजिएगा हम इस बिंदु को C मान लेते हैं और हमने इस बिंदु को D मान लिया। यहां पर मैं C थोड़ा अलग मान लेता हूं, C मान लीजिएगा मैंने यहां पर मान लिया। तो अब ये देखो कि हम चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं, अर्थात इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए A से हमने D को जोड़ दिया, D से फिर हमने देखिए C को जोड़ दिया, D से C को जोड़ दिया अब, और फिर हमने A से B को जोड़ दिया। तो
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका। अब बोला गया कि इसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात अब हम इनके विकर्ण बनाएंगे। तो विकर्ण के लिए A से C को हम जोड़ देंगे, तो एक विकर्ण ये हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो जाता है BD। तो B से हमने देखो D को जोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये जो बिंदु है आपके पास, ये बिंदु E है। फिर बोला गया कि कोण DBC 70 अंश है, तो देखिए ये वाला कोण आपको 70 अंश बोला गया है। कोण BAC आपके पास 30 अंश दिया हुआ है, अर्थात ये वाला कोण आपके पास 30 अंश दिया हुआ है। तो आपको बोला गया कि आपको कोण BCD ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यदि कोण BCD हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए आप देखो कि यदि BC एक जीवा है तो बिंदु A और D एक ही तरफ वृत्तखंड के स्थित है। तो यहां से आपने देखा कि आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड में तथा एक ही जीवा द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए जो BC जीवा है और BC जीवा के वृत्तखंड दो तरफ हैं, एक तो देखिए इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है। तो देखो A और D एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं, तो BAC और BDC आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण BDC हो जाएगा। तो कोण BDC बराबर कोण BAC आप लिख सकते हो, बेसिकली आपने पलट कर लिख दिया उसको। तो आप देख रहे हैं कोण BAC तो आपके पास 30 अंश बोला गया है, तो इस तरीके से कोण BDC का मान भी 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला वाला भाग तो आपने बहुत ही आसानी से हल कर दिया है। अब यहां पर हम देखिए दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि यदि AB बराबर BC आपको बोल दिया गया है, तब आपको कोण ECD ज्ञात करना है। तो ECD समझ लेते हैं आखिर कौन सा कोण है। ECD है आपके पास ये वाला कोण, और आपने देखो ये पूरा कोण तो पता कर लिया है। पूरा कोण है आपके पास, देखिए अभी आपने पता किया BDC आपने पता किया है। BDC यहां पर ये आपका बेसिकली आंसर नहीं है पहले वाले भाग का, क्योंकि अभी हमने BDC निकाला है। BDC का मतलब ये हुआ कि हमने ये वाला कोण निकाल लिया, ये हमारे पास 30 अंश आ गया। तो अब देखो त्रिभुज BDC की बात कर लेते हैं हम। त्रिभुज BDC में अब देखिए किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होंगे, तो यहां पर भी आप देखिए तीन कोण है, कोण CBD, कोण BDC और कोण BCD। तो यहां से हम इन तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर कर देते हैं। तो कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD ये मिलाकर आपके पास 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए CBD आप देख सकते हैं आपके पास 70 अंश है और BDC 30 अंश अभी आपने निकाला है। तो यहां पर 70 अंश प्लस 30 अंश प्लस कोण BCD आपके पास ये 180 अंश के बराबर हो गया। तो कोण BCD ये हो जाएगा 180 अंश। अब देखो इनको जोड़ोगे तो 100 आएगा, पक्षांतर करेंगे तो -100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास कोण BCD आ जाएगा जो कि 80 अंश के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखो पहला भाग तो काफी आसानी से हल कर दिया, कोण BCD का मान 80 अंश। आप देख सकते हैं आपके पास कोण BCD का मान ही पूछा गया था, तो आपके पास ये पूरा कोण आ चुका है 80 अंश के बराबर। अब आपको बोला गया कि ECD कोण ज्ञात करो, अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और बोला गया है कि AB बराबर आपके पास BC है। तो देखिए AB और BC यदि आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपके पास आपस में बराबर हो गई। तो आप जानते हैं कि यदि भुजा बराबर है तो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात यहां पर देखिए जो कोण A है और यहां पर देखिए जो कोण BCA होगा वो बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए त्रिभुज ABC में चूंकि आपको पता है AB बराबर BC हो गया, इसलिए इनके सम्मुख कोण देखोगे तो AB के देखो सामने वाला कोण है कोण BCA, और BC के सामने आप देख सकते हैं आपके पास
BC के सामने ये वाली भुजा है BC, इसके सामने कौन है, ये वाला कोण BAC। तो ये आपस में आपने बराबर कर दिए। तो देखिए कोण BCA बराबर कोण BAC है, तो आपको पता ही है 30 अंश है, तो कोण BCA आपको पता लग गया 30 अंश। अब BCA बोलें चाहे BCE बोलें, क्योंकि AC वाली रेखा पर ही तो बिंदु E है, तो BCE या BCA आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि 30 अंश हो जाएगा। अब आपने देखा BCE आपके पास आ गया, BCD आपके पास टोटल पूरा 80 अंश के बराबर आया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, चूंकि कोण BCD बराबर 80 अंश है और BCD तो दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। पहला कोण था आपके पास कोण BCE प्लस कोण ECD बराबर 80 अंश हो जाएगा यहां पर। अब देखिए BCE या BCA, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ही बात है, तो ये 30 अंश हो गया, प्लस कोण ECD ये आपके पास 80 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से कोण ECD का मान देखो, 30 को पक्षांतर करोगे दाईं तरफ, तो 80 माइनस 30 अर्थात 50 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो इस प्रश्न का दूसरा भाग भी हल कर दिया है, जिसमें कोण ECD का मान आपसे पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को हम हल कर लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम एक आकृति बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज स्वाभाविक सी बात है वृत्त में ही बनेगा। तो ये मान लीजिएगा हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। अब इस चक्रीय चतुर्भुज का कुछ एक शीर्ष होगा, मान लीजिएगा ये बिंदु O है। अब देखो आपको बोला गया कि विकर्ण वृत्त के व्यास होने चाहिए, तो मैं सबसे पहले विकर्ण ही बना देता हूं इस वृत्त के व्यास जो है। तो देखिए मान लीजिएगा ये आपके पास विकर्ण है और एक आप मान लीजिएगा आपने ये बनाया। तो आप देख रहे हैं यदि ये आपके पास विकर्ण है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शीर्ष होंगे ये सभी चारों बिंदु हो जाएंगे। तो इनको मैं मिला देता हूं। देखिए ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। यदि मैं इनके शीर्षों के नाम बोल दूं तो मान लीजिएगा ये A, B, ये C और ये D हो गया। तो इस तरीके से ABCD एक शीर्ष हो गया और इनके जो विकर्ण है वो बिंदु O अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो BD है वो भी O से होकर जा रहा है, मतलब BD एक व्यास बन जाएगा और AC भी एक व्यास बन जाएगा। तो ये तो आपको बोला ही गया था प्रश्न में। अब आपको बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है कि ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज है वो एक आयत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो कोण DAB की यदि हम बात करें तो कोण DAB देखिए ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। DAB का मतलब ये है कि देखिए ये पूरा कोण आपके पास 90 अंश हो जाएगा। अब ये आखिर क्यों 90 अंश होगा उसको हम समझ लेते हैं। देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये तो आपने पढ़ा था। अब समझ लेते हैं कि आखिर ये कोण अर्धवृत्त में कैसे बना हुआ है। तो अब देखो जो DB है वो तो इस वृत्त का व्यास है। तो अब चूंकि DB इस वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये पूरा एक अर्धवृत्त का काम कर रहा होगा। तो अर्धवृत्त में ही देखिए एक बिंदु A है, तो ये जो कोण होगा वो अर्धवृत्त में बना कोण ही कहलाया जाएगा DAB। तो इस तरीके से ये 90 अंश हो गया। अब इसी तरीके से देखिए DB एक व्यास है, तो C बिंदु भी तो अर्धवृत्त में है लेकिन वो इस वाले अर्धवृत्त में है। तो इस तरीके से यहां पर भी अर्धवृत्त में बना कोण तो समकोण ही होगा। तो आपको समझ में आया कि DCB भी आपके पास 90 अंश ही हो जाएगा। और देखिए कारण बिल्कुल सेम रहेगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब यहां पर देखिए आपने DB व्यास को लेकर तो दो कोण आपको समझा दिए कि ये दोनों 90 अंश हो गए। अब हम बात करते हैं, देखिए AC भी तो एक व्यास ही है इस वृत्त का। तो अब AC यदि व्यास है तो जो B बिंदु है वो भी एक अर्धवृत्त में ही हुआ। तो इस तरीके से आपके पास कोण ABC ये भी 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ये 90 अंश के बराबर हो गया और कारण बिल्कुल सेम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
इसी तरीके से आप आगे गौर करेंगे तो देखो AC व्यास है तो D बिंदु भी तो अर्धवृत्त में है लेकिन दूसरी तरफ है, तो लेकिन आप तो जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, चाहे किसी भी अर्धवृत्त में बन रहा हो। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास कोण ADC ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये कोण भी आपके पास 90 अंश हो गया। तो आपने देखा कि इस चक्रीय चतुर्भुज के चूंकि चारों कोण 90 अंश आ रहे हैं, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई भी चतुर्भुज ऐसा है कि जिसके चारों कोण 90 अंश आ जाएं, तो आप बोलते थे कि वो आपके पास आयत बन जाता है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर कोण DAB बराबर कोण DCB, ये सभी आपके पास 90 अंश आ रहे हैं। अतः आप बोल सकते हैं कि ABCD एक आयत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आयत में आपने दो कंडीशन पढ़ी है कि एक तो चारों उसके कोण 90 अंश होने चाहिए और उनके विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो विकर्ण तो देखिए यहां पर व्यास है, तो AC और BD तो पहले से ही बराबर है क्योंकि व्यास तो हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 8 पर हम आते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह समलंब एक चक्रीय होगा। चक्रीय या बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब भी तो एक चतुर्भुज ही होता है। तो अब सबसे पहले तो हम यहां पर यह समझ लेते हैं आखिर समलंब का मतलब क्या होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके कोई भी एक आमने सामने की भुजाओं का युग्म समांतर हो। तो देखिए समलंब आपके पास बहुत तरीके के हो सकते हैं, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। बस कॉन्सेप्ट एक आपको ध्यान रखना है कि कोई सा भी एक युग्म आपके पास समांतर होना चाहिए रेखाओं का आमने सामने का। जैसे देखिए अगर आपने इसको समांतर कर दिया, देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अब देखिए ये एक समलंब बन चुका है, मान लीजिएगा ABCD आपने नाम दिया। इसी तरीके से देखिए अगर आप चाहें तो देखो ये भी एक समलंब है, क्योंकि आपको केवल इस बात से मतलब है कि एक जो युग्म है, जैसे आप देखो AB और CD ये आपके पास समांतर आ रहा है, आपको केवल एक युग्म में समांतर करना है, फिर आप तुरंत बोल सकते हैं वह चतुर्भुज एक समलंब बन जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहां पर एक समलंब बनाएंगे। तो समलंब के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक युग्म आपके पास समांतर होना चाहिए। अब लेकिन उसने समलंब में बोल दिया गया है कि एक कंडीशन और है कि असमांतर भुजाएं आपको बराबर कर देनी है। लेकिन ध्यान रखें समलंब की परिभाषा चेंज नहीं हुई है, लेकिन बस उन्होंने समलंब में एक आपको अलग शर्त दे दी कि असमांतर जो भुजाएं वो बराबर हैं। तो देखिए असमांतर तो ये वाली भुजाएं हैं, तो देखिए यहां पर ये वाली भुजाएं, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास जो असमांतर भुजाएं हैं वो आपके पास देखो ये वाली हो जाएंगी। अगर मैं इसको जोड़ दूं यहां से, तो ये आपको बोला गया असमांतर भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है। तो चलिए हम इसको नाम रख देते हैं ABCD। तो यहां से आपको पता लग गया कि AD और BC आपके पास बराबर है। अब एक बात आप गौर करें, तो अब आपको बोला गया है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, अर्थात आपको बोला गया कि ABCD उस चतुर्भुज के शीर्ष हैं जो कि किसी वृत्त पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए अब हम यहां से B से एक रचना करते हैं, शीर्ष B से AD के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो शीर्ष B से हमने AD के समांतर एक रेखा खींची, तो वो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आपने AD और BE, अगर हम इस बिंदु को E बोल दें तो ये दोनों समांतर बना दी हैं। तो चूंकि AD और BE आपने समांतर बना दिए, तो इसकी हमने रचना कर दी है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं खींचिए। फिर आप ये देखो कि चतुर्भुज ABED की यदि हम बात करें, चतुर्भुज ABED में अब देखिए AB समांतर है ED के। क्यों ऐसा है वो आप ऐसे समझिए कि देखो AB CD के समांतर तो था ही क्योंकि समलंब था। अब CD वाली रेखा पर ही तो बिंदु E स्थित है, तो आप बोल सकते हैं AB और ED भी समांतर होंगे। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं आपने तो AD के समांतर BE खींचा है, आप देखो तो आपको समझ में आया कि इसमें तो आमने सामने के युग्म ही आपके पास समांतर आ चुके हैं। और आपने सीखा था कि यदि किसी भी चतुर्भुज में सभी युग्म आपस में आमने सामने की भुजाओं में समांतर आ जाए तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ABED एक
समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए ABED यदि एक समांतर चतुर्भुज है मतलब इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि AB और ED बराबर हो जाएंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं AB बराबर ED। देखिए AB के सामने भुजा ED है, ये बराबर हो गई, और AD और BE आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं AD बराबर आपके पास BE हो जाएगा। और इसका कारण सिर्फ एक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की, विपरीत वाली भुजाएं। तो ये इसका कारण आपने लिख दिया। अब आप ये देखिए कि यहां से आपको समझ में आया कि देखो ADBE के बराबर आपने कर दिया क्योंकि समांतर चतुर्भुज था ABED। अब चूंकि AD तो BC के बराबर पहले से था, अर्थात BE और BC भी आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप लिख सकते हैं BE बराबर आपके पास BC हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज BEC में हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर त्रिभुज BEC कौन सा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए त्रिभुज BEC ये वाला त्रिभुज है, और आपने इसमें देखा कि दो भुजाएं आपस में आपके पास बराबर आ गई हैं BE और BC। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो मान लीजिएगा आपने इस कोण को 1 बोल दिया और इस कोण को 2 बोल दिया, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि त्रिभुज BEC में BE बराबर BC आपके पास है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो BE के सामने कौन था, कोण C, और ये था आपके पास कोण 2। तो इस तरीके से कोण C और कोण 2 आपके पास बराबर हो गए। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब ये देखो कि कोण C और कोण 2 ये आपस में बराबर हो चुके हैं, और अब ये देखिए कि जो कोण A है वो कोण 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण 1, और ये इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपने कोण A को कोण 1 के बराबर रख दिया। अब यहां से आप देखो कि जो कोण 1 और कोण 2 है वो तो सीधी वाली रेखा पर है, अर्थात रैखिक युग्म में। तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 आपके पास 180 अंश बना रहे होंगे। अब देखिए कोण 1 कोण A के बराबर है, तो इसकी जगह आप कोण A लिख सकते हैं, और कोण 2 आप देख सकते हैं समीकरण संख्या 1 से कोण C के बराबर है, तो आपने यहां पर कोण C रखा तो ये 180 अंश के बराबर हो गया। तो अब आपने देखा कि कोण A प्लस कोण C 180 अंश है, अर्थात ये कोण कोण A और कोण C 180 अंश के बराबर हो गया, अर्थात संपूरक कोण हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B और कोण D ये मिलाकर भी 180 अंश ही हो जाएगा, क्योंकि चारों का योगफल 360 होता है, किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश आ चुका है। तो अब जब आपके पास 180 अंश ये योगफल आ चुका, तो आपने सीखा था कि यदि आमने सामने की भुजाओं के कोणों का योगफल अगर आपके पास 180 अंश आ रहा है किसी चतुर्भुज में, तो आप बोलते हैं कि आपके पास वो चतुर्भुज, चाहे वो चतुर्भुज कुछ कैसा भी हो, समांतर चतुर्भुज हो या समलंब हो या कैसा भी हो, आप बोलेंगे कि वो चतुर्भुज, जैसे कि हमने ABCD लिया था, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो इस प्रश्न को अपने हल कर दिया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम आ जाते हैं। अभी यहां पर आपको बोला गया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक आकृति दी हुई है, दो वृत्त हैं यहां पर। देखिए एक बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये आपस में बिंदु C पर भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर यदि हम आगे पढ़ें तो आगे आपको प्रश्न में बोला गया है कि B से जाने वाले दो रेखाखंड हैं ABD और PBQ, जो कि वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो आप देखिए बिंदु B से जाने वाले दो रेखा हैं ABD और PBQ। देखिए ABD आपके पास ये वाली रेखा हो गई, और PBQ आप देख सकते हैं आपके पास ये वाली रेखा हो गई।
तो बोला गया कि ये ए डी आप देख सकते हैं तथा पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। और आकृति में आपको और भी रेखाएं खींचकर बता दी गई हैं, तो बोला गया इसलिए कि आप आकृति देख सकते हैं। और फिर आगे आपको सबसे अंत में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं ACP कौन सा कोण है। तो ACP आपके पास ये वाला कोण है और QCD आपके पास ये कोण है। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए हमने P से C को जोड़ा है और D से C को जोड़ा है, ताकि हम ये कोण आपस में बना तो पाए। जो हमसे सिद्ध करने की बात की गई है, पहले उन कोणों को बनाना जरूरी होगा। तो इसलिए P से C को और Q से D, C से D को हमने जोड़ दिया है। अब आप ये देखिए कि इसको कैसे सिद्ध हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपके पास कोण ACP है वो कोण ABP के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ACP आप देख सकते हैं, अगर हम यहां से A से P को जोड़ दें तो देखो ये AP को आपने जोड़ दिया तो ACP मतलब ये वाला कोण और आपके पास ABP मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा। अब ये क्यों बराबर हो जाएगा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए AP एक जीवा है और इस जीवा के एक ही ओर वृत्तखंड में स्थित दो बिंदु हैं, बिंदु B और C। इस नीले वाले वृत्त के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं हमेशा। तो यहां से आपके पास ये आ गया। यहां पर हम कारण भी लिख लेते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो अब जब आपने ये लिख दिया एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं और आपको इस तरीके से पता लग गया कि ACP और ABP बराबर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से आप ये देखो कि जो ABP है अर्थात ये वाला कोण और कोण QBD है, QBD आप देख सकते हैं ये वाला कोण होगा आपके पास, ये बराबर होंगे। अब ये क्यों बराबर होंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कोण ABP बराबर कोण QBD हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं। अब आप ये देखो कि ये आपके पास शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शीर्षाभिमुख कोण आपको समझा देता हूं। मान लीजिएगा आपके पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा आपके पास मान लीजिएगा ये है। तो ये किसी बिंदु मान लीजिएगा P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिएगा ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, तो कोण APC बराबर कोण BPD हो जाएगा। तो आपने देखा ये कोण आपने बराबर कर दिए। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ये इसके सामने आप देखो ये वाला कोण आएगा इधर वाला, मतलब ये कोण आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि कोण APD बराबर कोण BPC हो जाएगा। तो इन्हीं कोणों को आपस में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख जैसे हमें नाम से भी पता लग रहा है शीर्ष की ओर अभिमुख हो। तो जैसे ये देखिए B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों सरल रेखाएं हैं AD और PQ जो कि B पर मिल रही थी। तो इसलिए ABP ये कोण और ये कोण आपके पास बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये इसलिए बराबर हुए हैं क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब ये देखो कि यदि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और आपने इनको बराबर कर दिया, अब देखिए QBD जो कोण होगा वो कोण QCD के बराबर हो जाएगा। उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो अगर देखिए आपने मान लीजिएगा ये QCD जोड़ दी लाइन, तो QD एक जीवा होगी, इस जीवा के एक ही ओर बिंदु B तथा C स्थित है इस वाले वृत्त पर। देखिए लाल वाले वृत्त जो बना हुआ है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कोण QBD बराबर कोण QCD हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 3 बोल देते हैं। और कारण इसका सिर्फ एक है कि एक ही वृत्तखंड में ये बने कोण हैं। और आप जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण सदैव मान में बराबर होते हैं। तो आपने इनको भी बराबर यहां से कर दिया। अब आप ये देखो कि आपको सिद्ध करना था कि ACP और QCD बराबर है। तो यहां पर आप एक बात गौर करो कि ACP ABP के बराबर, ABP देखिए QBD के बराबर और QBD QCD के बराबर। इसका मतलब हुआ कि ये इन तीनों समीकरणों से यदि हम देखें, अर्थात समीकरण 1, 2 तथा
3 से आपके पास आ जाएगा कि कोण ACP बराबर कोण QCD। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त हम खींचें तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखो कि आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, और वो आपको ऐसा नहीं सोचना कि समबाहु त्रिभुज बनाना है, कैसा बनाना है, बस आपको एक त्रिभुज बना देना है कैसा भी। तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक त्रिभुज आपने बना दिया। अब आपको बोला गया कि इसकी दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जा रहे हैं। तो मान लीजिएगा ये आपने ABC नाम रख दिया इन शीर्षों का। तो AC भुजा को यदि हम व्यास मानकर एक वृत्त बनाएं तो वो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये मान लीजिएगा एक व्रत आपके पास बन गया। हो सकता है आपको देखने में व्रत नहीं लग रहा हो, लेकिन आप इसको व्रत ही मानकर चलें, क्योंकि यहां मैं पटरी प्रकार से तो नहीं बना रहा हूं। फिर इसी तरीके से आप देखो दूसरा व्रत भी बनाओगे। तो देखिए दूसरा व्रत मान लीजिएगा आपने बनाया, तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास मान लीजिएगा आ गया। मान लीजिएगा दूसरा व्रत आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप ये देखो कि यहां पर आप इस बात को थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये ए से नहीं जा रहा है, लेकिन ध्यान रखें ये ए से ही हमने बनाया है, तो थोड़ा इधर उधर हमारा बना है। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी आपको एक रफ फिगर चाहिए होता है समझने के लिए। तो आप देखिए आपने एक AC को व्यास मानकर एक वृत्त ये लाल वाला बनाया है, और AB को व्यास मानकर ये एक हरा वाला वृत्त बनाया है। तो आपसे बोला गया है कि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जैसे आप देखिए यहां पर आपके पास ये प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, तो ये तीसरी रेखा पर आ रहा है। तो ये आपके पास वैसे तो आ रहा है, लेकिन आपको अब ये सिद्ध करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास, और ये ऐसा हर किसी में होगा, लेकिन क्यों होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने अगर AB तथा AC को व्यास मानकर वृत्त बनाए तो वो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु D है आपके पास। अब आप एक बात पर और गौर करें कि बिंदु A भी इन दोनों में वृत्तों में कॉमन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो AB और AC में आपके पास बिंदु A तो दोनों में आ ही रहा है, इसका मतलब बिंदु A दोनों में कॉमन जरूर आएगा। लेकिन यहां पर हमने ये बात की गई है कि वो अलग से किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु A के अलावा, तो बिंदु D पर कर रहे हैं, तो ये बिंदु आपने D लिख दिया। अब ये देखिए AB तो आपके पास इस हरे वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो अगर आप A से D को जोड़ दें तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब आप एक बात पर यह भी गौर करें कि चूंकि AB वृत्त का व्यास है, तो इसलिए कोण ADB ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। अब ये क्यों 90 अंश हो जाएगा? क्योंकि देखिए AB जब इस वृत्त का व्यास हो चुका है तो D एक तरीके से अर्धवृत्त पर कोई भी एक बिंदु है, तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जब आपने ये लिख दिया, अब इसी तरीके से आप देखो इस लाल वाले वृत्त के लिए AC एक व्यास का काम कर रहा है,
तो AC यदि इसके लिए व्यास का काम कर रहा है तो आपके पास यहां पर भी अर्धवृत्त बन रहे होंगे। तो देखो D बिंदु इस ACD वाले त्रिभुज में जो D बिंदु है वो भी एक अर्धवृत्त पर भी बिंदु है D। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कोण ADC ये भी आपके पास 90 अंश हो जाएगा। और कारण बिल्कुल सरल सा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए जब आपने ये लिख दिया तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ADB और ADC दोनों 90 अंश आ गए। तो इस तरीके से आप निकालेंगे कि कोण BDC, और आप जानते हैं कोण BDC ये आपके पास देखो दो कोणों का योगफल है, अर्थात कोण ADB का प्लस कोण ADC का। तो आप देख भी सकते हैं, तो BDC जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास देखो 90 अंश प्लस 90 अंश आ जाएगा, अर्थात 180 अंश आ गया। अब आपने देखा कि यदि कोई कोण BDC, कोई भी कोण यदि 180 अंश आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो एक सरल रेखा बन रही है। इसलिए आप लिख सकते हैं BDC एक सरल रेखा है। अब BDC एक सरल रेखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि BC भी एक सरल रेखा है और D इस पर एक बिंदु हुआ। इसलिए आप बोल सकते हैं कि D BC पर स्थित होगा। और इसी तरीके से आपका ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यदि देखिए D BC पर स्थित होगा, और BC तो आप जानते हैं तीसरी वाली रेखा है AB और AC के अलावा। तो आपको यही बोला गया था कि उनका प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात जो D है वो तीसरी रेखा पर स्थित होगा। ये आपको सिद्ध करना है और आपने उसको आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आप देखो कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको बोला गया है कि एक कर्ण है AC जो दो त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ कर्ण का काम कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें ध्यान रखें कर्ण AC होना चाहिए। तो देखिए ये मान लीजिएगा आपके पास ये आपने एक रेखा बना दी, ये दूसरी रेखा हो गई, और ये आपने एक तीसरा रेखा बना दी। तो देखिए ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ गया जिसमें कर्ण आपने AC बना दिया है। ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। अब बोला गया कि एक दूसरे त्रिभुज का भी आपको ये कर्ण बनाना है। तो दूसरे त्रिभुज का यदि आपको एक कर्ण बनाना है तो मान लीजिएगा एक दूसरा त्रिभुज आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये D बिंदु हो जाएगा यहां पर, और ये आपके पास ये एक रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास ADC बन गया। तो आपने देखा कि ABC त्रिभुज के लिए भी AC कर्ण है और ADC वाले त्रिभुज के लिए भी ये AC कर्ण आ रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि CAD वाला कोण है, अर्थात CAD मतलब ये वाला कोण, और कोण CBD यदि आप देखें तो आपको पहले D से B को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो CBD आपके पास बनेगा। तो B से अगर आपने D को जोड़ा तो आपको बोला गया कि ये कोण CAD और CBD आपके पास ये वाला कोण बनेगा। तो ये कोण आपको बराबर सिद्ध करने होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD, ये आपके पास एक ही उभयनिष्ठ आधार पर स्थित हैं, जो कि आपके पास स्थित है आधार BC। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो कोण BAC होगा वही आपके पास कोण BDC हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD एक ही आधार BC पर स्थित हैं, और यदि एक ही आधार BC पर स्थित हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो कोण BAC होगा वो आपके पास कोण BDC के बराबर हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले तो आप एक बात को गौर करें
कि यहां पर आपको पता था कि AC एक कर्ण का काम कर रहा है तो कोण भी 90 अंश हुआ था, AC एक कर्ण का काम कर रहा है तो कोण D भी 90 अंश हुआ था। अगर आप AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे तो स्वाभाविक सी बात है वो B बिंदु से ही होकर जाएगा। अब समझ लेते हैं आखिर क्यों जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक यहां पर एक वृत्त बना लेता हूं AC को व्यास मानकर। तो ये मान लीजिएगा एक वृत्त बना AC को व्यास मानकर। अब हम समझते हैं कि आखिर ये क्यों B तथा D बिंदु से होकर ही जाएगा, क्योंकि यदि आपने AC को व्यास माना और ये कोण B 90 अंश आया, अर्थात आप जानते हैं कि समकोण में बना अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहां पर रिवर्स है कि कोण 90 अंश है अर्थात कोण समकोण है, तो जो B बिंदु है वो अर्धवृत्त में ही होगा। इसका मतलब जो आप वृत्त बनाएंगे वो B बिंदु से पास होगा। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं कि जो आप वृत्त बनाएंगे इधर वो D बिंदु से भी पास होगा। अब देखो, आप जानते हो कि BC एक जीवा का काम कर रही है और A और D उसके एक ही वृत्तखंड की तरफ स्थित बिंदु हैं। तो आप देख रहे हो कि जो BAC होगा वही आपके पास BDC के बराबर हो जाएगा। तो यहां से BAC और BDC आपने बराबर कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं एक ही वृत्तखंड में ये बने कोण हैं और वो दोनों कोण जो एक ही वृत्तखंड में बने होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने केवल हिंट लिख दिया कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं अर्थात ये बराबर हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि BAC और BDC ये तो आपने बराबर कर दिए। अब आप ये देखो कि अगर हम CD जीवा के लिए बात करें, CD जीवा के लिए बात करें, जैसे हम त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD में बात करें, तो देखो CD एक जीवा है अर्थात उभयनिष्ठ आधार है। तो इस जीवा के लिए A तथा B बिंदु भी एक ही वृत्तखंड की ओर स्थित है। तो आप बोल सकते हैं कि इसलिए कोण CAD बराबर कोण CBD आपके पास हो जाएगा। और कारण सिर्फ एक होगा कि ये आपके पास एक ही वृत्तखंड में बने कोण हो जाएंगे। तो आप देखिए, आपको जो सिद्ध करना है वो यही है कि CAD और CBD बराबर होने चाहिए और आपने उसको काफी आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.5 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सिद्ध करने के लिए आपको एक आकृति की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि चक्रीय समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो हमने देखो यहां पर एक वृत्त बनाया और आप जानते हैं चक्रीय समांतर चतुर्भुज भी तो एक चतुर्भुज ही होता है अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के लिए उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होने चाहिए। तो अब हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि सभी आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो देखिए, आप समांतर भुजाएं बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखो ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो हम इनके नाम दे देते हैं शीर्षों के A B C D। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन वो चक्रीय चतुर्भुज भी तो हुआ, क्योंकि पहले एक चतुर्भुज होगा तभी तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी अगर हम जोड़ते हैं तभी तो समांतर चतुर्भुज बनता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब आप जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योगफल सदैव 180 अंश होता है अर्थात आप बोल सकते हैं जो आमने सामने के कोण होते हैं वो सदैव संपूरक होते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोण A उसके सामने कौन है कोण C, तो संपूरक होते हैं अर्थात इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया समीकरण संख्या 1। अब आप एक बात और गौर करिए कि आपको तो ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो कोण A प्लस कोण C 180 अंश कैसे आया उसको हम समझा देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योगफल
180 अंश होता है। या आप लिख सकते थे कि सम्मुख कोण हमेशा संपूरक होते हैं। अब आप समांतर चतुर्भुज सोचकर चलेंगे तो कोण ए बराबर आपके पास कोण सी आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। और ये आप इसलिए लिख पा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब ये देखो, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण ए कोण सी के बराबर होना चाहिए। और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी 180 अंश होना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखो कोण ए कोण सी बराबर है, तो यहां पर हम समीकरण 1 में दोनों जगह कोण ए लिख देते हैं, बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो 2 गुणा कोण ए 180 अंश आपके पास देखो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां से आपके पास कोण ए 90 अंश आ जाएगा। अब देखो कोण ए तो आपने 90 अंश निकाल लिया। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोण ए तो कोण सी के बराबर है, इसलिए कोण सी जो होगा वो कोण ए अर्थात 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब कोण ए भी 90 अंश आ गया और कोण सी भी 90 अंश आ गया, इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस यहां पर भी लगा सकते हैं बी तथा डी कोण के लिए। तो यहां पर आप लिख सकते हो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसको समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। और आप जानते हैं कोण बी बराबर कोण डी भी होना चाहिए, इसको समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से अगर आप देखोगे तो 2 गुणा कोण बी 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी यहां से आपके पास 90 अंश आ जाएगा। और सेम प्रोसीजर से कोण डी भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि कोण बी तो कोण डी के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि चूंकि जो सभी कोण हैं आपके पास, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये बराबर तो हैं और साथ में 90 अंश के भी हैं। तो आपने सीखा है कि यदि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोण आपस में बराबर अर्थात 90 अंश के हो जाएं तो आप बोलते हैं कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि ए बी सी डी वह चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा। तो इसलिए ए बी सी डी एक आयत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो अपने इस प्रश्न को भी काफी आसानी से हल कर दिया है।